अमित अपने परिवार के साथ भरतपुर गांव में रहा करता था। अमित का बेटा विकास एक फौजी था जो अक्सर अपनी ड्यूटी करने के लिए बाहर रहता था। अमित की गांव में काफी जमीन थी, जिसमें से कुछ जमीन पर अमित खेती करता और कुछ जमीन ऐसी ही पड़ी हुई थी। अरे भाग्यवान, सुनती हो? एक कप चाय पिला दो। अमित अपनी पत्नी आरती को आवाज देता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर वो जाकर देखता है तो आरती किचन में अपने बेटे के लिए खाना बना रही होती है। अरे भाग्यवान, सारा प्यार आज ही दिखाओगी मेरे बेटे को, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। माँ, बाबूजी मुझसे जलने लगे हैं। मेरा बेटा तो 6 महीने में एक बार आता है और आप तो हमेशा ही साथ रहते हैं। हाँ बेटा, जब तुम चले जाते हो तो तुम्हारी बहुत याद आती है। बाबूजी, आप इतना उदास हो जाओगे तो माँ को कौन संभालेगा? और मैं फौजी हूँ और फौजी की जिंदगी तो देश के लिए होती है। हमें गर्व है बेटा तुम पर। चलिए, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। ऐसा बोलकर विकास तैयार होने चला जाता है। आज फिर एक बार वो अपनी ड्यूटी के लिए अपने घर को छोड़कर जा रहा था और विकास के जाते हुए विकास बोलता है, आप रो क्यों रही हैं? हर बार जाने पर आप रोने लगते हैं। बेटा, तुम एक माँ के दिल से पूछो, मुझे कितनी फिक्र रहती है तुम्हारी। जानता हूँ माँ, आप मेरी बहुत फिक्र करती हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर क्या करूँ, मेरा मन तो करता है कि मैं आपके साथ कुछ दिन और रहूँ, पर फौजी की नौकरी ही ऐसी है कि हमें जाना ही पड़ता है घर से दूर। बेटा, अब कब आओगे? माँ, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जब छुट्टी मिलेगी तो आने की पूरी कोशिश करूँगा। बेटा, अपना ध्यान रखना और अपनी माँ को कॉल करते रहा करो। जी बाबूजी। विकास ऐसा बोलकर चला जाता है और अमित और आरती की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और अमित अपने कामों में लगा रहता है। फिर एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी उनके गांव का जमींदार घनश्याम सेठ उनके पास आता है। और भाई अमित, कैसे हो? अभी तक तुम ही अपना खेत संभालते हो? प्रणाम सेठ जी, कैसे आना हुआ? हाँ, मैं अपना खेत खुद ही संभालता हूँ। मेरा बेटा फौजी है ना, तो वो देश की शहादत पर ड्यूटी करता है। अरे वो तो पूरे गांव को पता है कि तुम्हारा बेटा फौजी है। वो देश को बचाएगा या खेती करेगा? मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ, आज के समय में सभी ने अपने खेत मुझे बटाई पर दे दिए हैं। तुम ही हो अमित जो अपने खेत में खुद ही काम करते हो। ये बात तो आपने सही कही सेठ जी, पर मैं क्या करूँ, मैं घर में बैठकर बोर हो जाता हूँ। मैं तो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि तुम्हारी भी उम्र हो रही है। कब तक तुम यूं ही खेत में काम करोगे? अगर तुम खेत बटाई पर दे दो तो तुम्हें घर बैठे पैसे मिल जाया करेंगे। इतना कहकर घनश्याम तो वहाँ से चला जाता है और अमित अपने खेत में काम पर लग जाता है। और शाम को घर जाकर अमित ये बात अपनी पत्नी आरती को बताता है। तब आरती बोलती है, सही कहा है सेठ जी ने, आप अपनी जमीन उन्हें बटाई पर दे दो। वैसे भी आपकी उम्र हो रही है, घर बैठे पैसे आ जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। कहे तो तुम ठीक रही हो, मैं कल ही जाकर घनश्याम से बात करता हूँ। दूसरे दिन अमित अब घनश्याम के घर जाकर उसे अपने खेत को बटाई पर दे देता है और वो हर महीने अमित को अपने खेत का किराया अब घर बैठे देने लगता है। एक दिन घनश्याम अमित से बोलता है, अरे अमित भाई, ये रहा आपके खेत का किराया। मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? अमित भाई, वो जो आपका दूसरा घर है वो भी मुझे किराए पर लेना है। आपका तो खुद का इतना बड़ा घर है, आप मेरे उस छोटे से घर में क्या करोगे? अरे वो मेरे चचेरे भाई का बेटा आ रहा है, वो कुछ दिनों के लिए मेरे पास खेती सीखने आ रहा है। ठीक है, तो अब से वो घर भी आपका हुआ। उसके बाद अमित का जो छोटा घर होता है वो भी घनश्याम किराए पर ले लेता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अमित को घर बैठे अपने घर का किराया मिल रहा था। उसके बाद विकास घर आता है और उसकी वो लोग शादी कर देते हैं। उनका परिवार खुशहाल हो जाता है, जिसके बाद विकास अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है और अब उनके घर में अमित, आरती और उनकी एक बहू थी जिसका नाम रूपा था। वो घर में ही रहा करती। फिर एक दिन, घनश्याम सेठ कहाँ हो? अरे अमित भाई, तुम कैसे आना हुआ? आओ बैठो। घनश्याम सेठ, 3 महीने होने वाले हैं, ना तो तुमने खेत का किराया दिया और ना ही मेरे उस घर का। कौन सा खेत, कौन सा घर? वही खेत जो तुमने मुझसे 4 साल पहले किराए पर लिया था और वही घर जिसे लिए अब तुम्हें 1 साल होने वाला है। अमित भाई, दिमाग तो सही है तुम्हारा। वो खेत और घर तो मेरा है, तो तुम्हारा कहाँ से हुआ? घनश्याम सेठ, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो?
लगता है जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं मजाक क्यों करूंगा, वो खेत और घर मेरा है। सेठ, तुम झूठ नहीं बोल सकते। अरे तो मैं अपने घर में झूठ क्यों बोलूंगा, वो खेत और घर मेरा है। पता नहीं कहाँ से आ गए बिन बुलाए मेहमान की तरह। अमित अपने खेत और घर का किराया लेने के लिए घनश्याम के घर जाता है और घनश्याम अमित को वहाँ से भगा देता है और ये बात जाकर अमित अपने घर अपनी पत्नी और बहू को बताता है। उसके बाद से ही घनश्याम अमित के खेत में जाते हुए अपने ट्यूबवेल से पानी भी बंद कर देता है, जिसके कारण अमित का खेत अब सूखने लगता है। ये देखकर अमित की बहुत तबीयत खराब होने लगती है। बहू, ओ बहू, ये देख तेरे बाबूजी को क्या हुआ है। क्या हुआ? उठो, उठो ना। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बाबूजी, मम्मी जी, बाबूजी को क्या हुआ? अरे तुम डॉक्टर को फोन करो बहू। अभी करती हूँ। अमित की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने से वो बेहोश हो जाता है और ये देखकर आरती और रूपा दोनों ही घबरा जाते हैं। फिर वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर अमित का चेकअप करके बोलता है, परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, इन्हें बस थोड़ा चक्कर आया इसीलिए ये बेहोश हो गए, मगर उम्र हो रही है इसके चलते ये बहुत कमजोर हैं। आप लोग इनका ध्यान रखिएगा और इन्हें ऐसी कोई भी बात मत बताइएगा जिससे ये परेशान हो जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रूपा अमित से पूछती है, बाबूजी आप इतने परेशान क्यों हैं? बहू, तुम तो जानती हो कि घनश्याम कितना चालाक है। पहले तो उसने हमारा खेत अपना बना लिया और अब उसने खेतों में जाता हुआ पानी भी रोक लिया है। बाबूजी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं जाती हूँ घनश्याम सेठ जी से बात करने। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ बहू, एक बार तुम ही बात करके देखो घनश्याम सेठ से, क्या पता तुम्हारी बात मान जाए। उसके बाद रूपा घनश्याम सेठ के घर जाती है, पर घर पर घनश्याम सेठ का परिवार नहीं होता। बस उनका एक बेटा सौरभ उसे वहाँ मिलता है। हाँ जी भाभी जी, कैसे आना हुआ? वो मैं अंकल जी से खेत के पानी के लिए बात करने आई थी। पापा जी तो घर पर नहीं है, आप मुझे ही बता दीजिए क्या बात करनी है। वो अगर आप पानी का ट्यूबवेल खोल देते तो हमारे खेत में भी पानी चला जाता। भाभी जी, मैं तो ट्यूबवेल खोल दूंगा, पर उसके बदले आप मुझे क्या दोगे? मतलब क्या है आपका? मैं समझी नहीं। अब मतलब भी मुझे समझाना पड़ेगा। सौरभ की ये हरकत देखकर रूपा वहाँ से रोती हुई घर वापस आ जाती है और वो अपने सास ससुर को कुछ नहीं बताती। वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और रोते रोते विकास को फोन कर देती है। विकास सारी बात सुनकर गुस्से में भड़क जाता है। फिर दूसरे ही दिन वो छुट्टी लेकर घर आ जाता है। घर आते ही सबसे पहले वो अपने पिताजी का शहर के अस्पताल में चेकअप करवाता है। उसके बाद वो घनश्याम के घर जाता है। घनश्याम काका, घनश्याम काका, कहाँ हो? अरे विकास, तुम कब आए? कैसे हो बेटा? प्रणाम घनश्याम काका, ये सब छोड़ो, मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। मुझे पता है तुम किस बारे में बात करने आए हो। रुको, मैं तुम्हें अभी कुछ दिखाता हूँ। घनश्याम इतना चालाक होता है कि उसने खेत और उसके घर के नकली पेपर बनवाए हुए होते हैं। वो उन पेपर को लेकर विकास को दिखाता है और विकास जानता था कि वो पेपर नकली हैं। विकास उस समय कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है और कानूनी रास्ता अपनाना सही समझता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के थानेदार से बोलता है, दरोगा जी, मुझे एक FIR दर्ज करवानी है। कैसी FIR? मामला क्या है? घनश्याम सेठ ने मेरी जमीन हड़प ली है और मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया है। मुझे उसके खिलाफ FIR करनी है। अरे वो जमीन तो घनश्याम सेठ की है, जाओ यहाँ से, हमारा समय मत खराब करो। आप मेरी FIR दर्ज करेंगे या फिर मैं दूसरा रास्ता अपनाऊं? जाकर अपना ले दूसरा रास्ता, मैं भी तो देखूं तो कौन सा रास्ता अपनाएगा। दरोगा विकास को वहाँ से भगा देता है और उसकी FIR भी दर्ज नहीं करता, क्योंकि घनश्याम सेठ ने पहले ही दरोगा को अपनी तरफ कर रखा था। विकास ने आर्मी में बहुत इज्जत कमाई होती है, काफी मेडल्स भी जीते होते हैं, जिस वजह से उसके आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स और बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। अब विकास अपने एक वकील दोस्त को बुलाता है और उसे अपने जमीन के और अपने छोटे घर के कागजात की फाइल तैयार करने को बोलता है और वो अपनी पहुंच से DSP को बुलाकर दरोगा की शिकायत करता है और DSP अब दरोगा को धमका देते हैं। उसके बाद दरोगा FIR दर्ज करके घनश्याम सेठ को चेतावनी देता है और उसके बाद घनश्याम सेठ कोर्ट में जाना सही समझता है और विकास के वकील दोस्त के लिए ये केस जीतना बहुत आसान होता है। उसके बाद सारी जमीन विकास को वापस मिल जाती है और फिर सब ठीक हो जाता है।
ये कहानी असम के रहने वाले छोटे से गांव की है, जहां श्रेया नाम की एक लड़की रहा करती थी। श्रेया अपने चाचा चाची के साथ रहा करती, क्योंकि श्रेया के होने के 1 साल बाद ही उसके माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। श्रेया के चाचा थॉमस बहुत सीधे साधे इंसान थे और चाची जेनी बहुत चालाक और तेज किस्म की औरत थी। जैसा भी चाची बोलती वैसा ही होता। श्रेया कहाँ मर गई? जी चाची, मैंने तुम्हें कहा था बर्तन धो देना, तुमने अभी तक धोए क्यों नहीं? ओ चाची जी, मैं पोछा लगा रही थी। ये देखो कैसे जुबान चलने लगी है इसकी। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ थॉमस आता है और बोलता है, क्या हुआ जेनी, इसे क्यों डांट रही हो? आप तो चुप ही हो जाओ। एक तो इसे हमारी जान पर लाकर बैठा दिया और ऊपर से कुछ कहने भी नहीं देते। चाचा जी, मेरी गलती थी। ऐसा बोलकर श्रेया वहाँ से चली जाती है। जेनी और थॉमस की एक बेटी थी जिसका नाम रोजी था। रोजी दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी और श्रेया बहुत सुंदर थी। और माँ बाप के देहांत के बाद जेनी के कहने पर थॉमस ने श्रेया का घर तो उससे छीन लिया था, पर उसे घर से निकालने से रोक लिया था। ऐसे ही समय बीतता है और जेनी श्रेया पर अत्याचार करती है। और फिर एक दिन, श्रेया सुनो, ये मेरे पुराने कपड़े हैं, ये मुझे अब नहीं पहनने हैं, तुम रख लो। पर अभी मेरे पास बहुत कपड़े हैं। ये तो तुम फटे हुए कपड़े पहनती हो, इन्हें कह रही हो क्या कपड़े? तुम्हें समझ भी है कि तुम कितने पुराने कपड़े पहनती हो और कितने ओल्ड फैशन कपड़े पहनती हो? अब ये तुम्हारे हुए। ये कपड़े मुझे मेरे पापा ने लाकर दिए थे, मैं इन्हें फेंक नहीं सकती। देखो श्रेया, तुम्हें कल ये वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी फ्रेंड्स के सामने इस हाल में आओ। ठीक है रोजी, जैसा तुम कहो। ऐसा बोलकर श्रेया रोजी से कपड़े ले लेती है और दूसरे दिन वही कपड़े पहनकर सबके सामने आती है। पुराने कपड़ों में भी श्रेया बहुत सुंदर लग रही थी और रोजी की सारी फ्रेंड्स श्रेया के बारे में पूछने लगती हैं। ये कौन है रोजी? ये हमारे यहाँ की मीट है। मीट तो बहुत सुंदर है तुम्हारी। ना चाहते हुए भी रोजी को अपनी फ्रेंड के साथ श्रेया की तारीफ करनी पड़ती है। हाँ, सुंदर तो है ही। यहाँ आओ, हमारे पास आकर बैठो। नहीं, आप लोग बैठिए। रोजी की फ्रेंड श्रेया को पास बैठने के लिए बोलती है, पर रोजी आंखें दिखाती है, इसीलिए श्रेया मना करने लगती है। वो नहीं आएगी, मम्मी ने उसे मेरे पास बैठने से मना किया है ना। क्यों रोजी, पास बैठने के लिए क्यों मना किया है उसे? या फिर तुम्हें कोई बीमारी है क्या? ऐसे कहकर सभी फ्रेंड्स हंसने लगती हैं और रोजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मम्मी नहीं चाहती कि इस जैसे छोटे लोग भी मेरे साथ बैठे जिनकी औकात ना हो। ये सुनकर श्रेया को बहुत बुरा लगता है कि उसकी चचेरी बहन उसके लिए ऐसा बोल रही थी और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है और अपने माँ बाप को याद करती है। मम्मी पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है ना, इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब क्रिसमस आने वाला था। मम्मी, क्रिसमस आने वाला है, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए इस बार क्रिसमस पर पहनने के लिए। हाँ बेटा, इस बार मैं एक अच्छा सा गाउन दिलवाऊंगी तुमको। मम्मी, मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट भी चाहिए और घर में पार्टी भी करेंगे। हाँ, सब कर लेंगे। वो दोनों क्रिसमस की बातें कर रहे थे और चुपचाप खड़ी श्रेया सब सुन रही थी। तभी उसके चाचा थॉमस पीछे से आते हैं और बोलते हैं, श्रेया बेटा, तुम इतनी चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम भी बताओ, तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए क्रिसमस पर? श्रेया बोलने ही वाली होती है कि एकदम से उसकी चाची जेनी कहती है, कैसे क्या? हर साल की तरह रोजी के कपड़े पहन लेगी? पुराने कपड़े क्यों पहनेगी? इसे भी नए कपड़े दिलवा देंगे हम। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं जो हर किसी को नए कपड़े देते रहेंगे हम। वो हर किसी में नहीं आती, वो मेरी भतीजी है। अब ज्यादा मत बोलिए थॉमस जी, जैसा मैंने कहा है श्रेया रोजी के कपड़े पहन लेगी। चाचा जी, मैं रोजी के ही कपड़े पहन लूंगी। ऐसा कहकर श्रेया तो वहाँ से जाने लगती है। जेनी, तुम भूल गई हो क्या? हम श्रेया के ही घर में रहते हैं, तुम उसके साथ इतना अत्याचार क्यों करती हो? थॉमस जी, ज्यादा मत बोलिए। हम घर में रहते हैं तो क्या हुआ, उसे 3 वक्त का खाना भी तो देते हैं। अपनी बेटी के कपड़े उसे देती हूँ पहनने के लिए और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो रोजी के कपड़े पहने, फिर भी देती हूँ ना। जितना काम तुम श्रेया से करवाती हो ना जेनी, इतना अगर किसी नौकरानी से करवाती ना तो ये सब तो वैसे ही देना पड़ता। आजकल आप अपनी भतीजी के लिए ज्यादा नहीं बोलने लगे। क्योंकि मुझे जीसस से डर है। मरने के बाद मुझे यीशु को जवाब देना पड़ेगा कि मैंने श्रेया के साथ ऐसा क्यों किया। लाइए पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग पर जाना है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी श्रेया ये सब सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है।
जीसस, तुमने मुझे अकेला क्यों कर दिया? मेरे पेरेंट्स को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? कल तो क्रिसमस है, सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आएंगे, सब अपने अपने घर वालों के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे और मेरे पास तो कोई अपना है ही नहीं। ऐसे ही रोते हुए श्रेया सो जाती है और फिर क्रिसमस डे स्टार्ट होता है। सबके घर अच्छे से लाइट से सजे हुए थे। अमीर हो या गरीब, सब क्रिसमस को धूमधाम से सेलिब्रेट करने की तैयारी करने लगती है। जेनी भी अपने घर में शाम को एक पार्टी रखती है जिसकी तैयारियां श्रेया कर रही होती है। श्रेया, ये लो पैसे और लिस्ट, बाजार जाकर ये सामान ले आओ। मम्मी, मुझे भी बाजार जाना है, मेरी फ्रेंड्स आएंगी, उनको रिटर्न गिफ्ट भी तो देना है। गिफ्ट लेने हम चलेंगे, बस अभी श्रेया जो सामान बोला है वो ले आओ। ठीक है चाची जी, मैं अभी चली जाती हूँ। ऐसा कहकर श्रेया तो बाजार चली जाती है और जाते जाते वो सोचती है, मेरा तो कोई भी अपना नहीं है, सैंटा ही मुझे कोई गिफ्ट दे जाए तो कितना अच्छा हो। श्रेया ये सोचते हुए जा रही थी और एकदम से वो एक बाबा से टकराती है। माफ कीजिए बाबा, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी नहीं देख पाया तुम्हें। बाबा, आपको कहाँ जाना है मुझे बताइए, मैं ले चलती हूँ। वो तो बेटा मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो बाबा तो वहाँ से चले जाते हैं और श्रेया भी आगे जाती है। चलते चलते श्रेया को महसूस होता है कि उसके बैग में कुछ रखा है। वो देखती है तो बैग में एक गिफ्ट था, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाती है। ये गिफ्ट मेरे बैग में कैसे आया? मैं तो खाली बैग लेकर आई थी। खड़ी होकर वो ये सोचने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है कि बाबा से टकराने से पहले उसके बैग में कुछ नहीं था। इसका मतलब वो बाबा ही उसे गिफ्ट देकर गए हैं। वो बाबा सैंटा थे। थैंक यू सैंटा, थैंक यू सो मच। ऐसा बोलकर फिर वो घर जाती है। घर जाकर वो उस गिफ्ट को अपने कमरे में ले जाती है और उसके बाद वो उसे खोलती है तो उसमें एक जादुई गाउन था। मैं तो तुम्हारे लिए ही बना हूँ। जब जब तुम मुझे पहनोगी और भी ज्यादा सुंदर लगोगी और तुम मुझसे जो मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। थैंक यू सो मच सैंटा, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। ये गाउन तो बहुत अच्छा है और जादुई भी। ये देखकर श्रेया बहुत खुश होती है और उस गाउन से अच्छा अच्छा खाना मांगती है और अपने चाचा चाची के लिए गिफ्ट्स भी मांगती है। फिर शाम हो जाती है। श्रेया उस गाउन को पहनकर पार्टी में जाती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं। मम्मी, इसके पास इतना अच्छा गाउन कहाँ से आया? जरूर ये चोरी करके लाई है। लगता तो ऐसा ही है। किसने चोरी की है? ये गाउन कहीं से चुरा कर लाई है। मैरी क्रिसमस चाची, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस श्रेया बेटा। मैरी क्रिसमस चाचा जी। श्रेया सबको मैरी क्रिसमस करते हुए गिफ्ट देने लगती है। तभी रोजी बोलती है, क्या बात है श्रेया, इतना अच्छा गाउन और हमारे लिए गिफ्ट्स कहाँ से लाई हो? कहाँ चोरी की तुमने? ये सुनकर श्रेया मायूस हो जाती है और वो सारी बात सबको बताती है। ये सुनकर जेनी को बुरा लगता है और जेनी और रोजी श्रेया से माफी मांगते हैं और सब खुशी खुशी क्रिसमस मनाते हैं।